द डीप डाइव के इस नए और गहरे अध्ययन में स्वागत है। आज हम एक ऐसी साहित्यिक शख्सियत पर बात करने वाले हैं जिनकी कहानी मतलब जितनी प्रेरणादायक है ना उतनी ही रहस्यमयी और हैरान करने वाली भी है। बिल्कुल, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हाँ, आज के इस विस्तृत अध्ययन के लिए जो शोध और नोट्स हमने खंगाले हैं वो 1856 के कलकत्ता की एक बेहद प्रतिभाशाली लड़की की दुनिया में ले जाते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय अंग्रेजी कविता की सबसे शुरुआती और असाधारण आवाजों में से एक टोरू दत्त के बारे में, जो कि भारतीय साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम है। एकदम। और इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे मात्र 21 वर्ष की छोटी सी उम्र में इस कवयित्री ने भारतीय साहित्य में एक ऐसा अमिट योगदान दे दिया जिसकी गूंज सदियों बाद आज भी सुनाई देती है। सही कहा। जब इन दस्तावेजों और उनकी कविताओं को गहराई से पढ़ा जाता है तो सच में दिमाग सुन पड़ जाता है। मतलब ये सोचना ही अपने आप में एक चमत्कार लगता है कि कैसे कोई इतनी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह देने के बावजूद अपनी कलम की ताकत से हमेशा के लिए अमर हो सकता है। देखिए, इस कहानी में जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो केवल उनकी कम उम्र नहीं है, बल्कि उनकी सोच की जो गहराई है वो है। सोच की गहराई, हाँ। टोरू दत्त का काम केवल कुछ साधारण कविताओं का संकलन नहीं है। जब हम इन स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि उनकी कविताएं एक बहुत ही मजबूत पुल की तरह काम करती हैं। एक पुल की तरह? जी, एक ऐसा पुल जो रोमांटिक कल्पना यानी एक ऐसी सोच जहां भावनाएं, प्रकृति और व्यक्तिवाद सबसे ऊपर होते हैं, और भारतीय पौराणिक कथाओं के विशाल समुद्र को आपस में जोड़ता है। उनके लेखन में एक ऐसी परिपक्वता दिखाई देती है जो जीवन के लंबे अनुभव के बाद ही किसी में आती है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। टोरू दत्त का जन्म 1856 में कलकत्ता के एक बहुत ही संभ्रांत और शिक्षित बंगाली परिवार में हुआ था। ये वो दौर था जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत अपनी जड़ें पूरी तरह से जमा चुकी थी। जो स्रोत हमारे पास है वे बताते हैं कि बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने परिवार के साथ यूरोप की यात्रा की। और सोचिए, 19वीं सदी के मध्य में समुंदर पार करके यूरोप जाना कोई छोटी बात नहीं थी उस वक्त। बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी तरह से नई दुनिया से टकराने जैसा था। और इस लंबी यात्रा का असर ये हुआ कि उन्होंने अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं में जबरदस्त महारत हासिल कर ली। बहुत ही कम उम्र से उन्होंने साहित्य पढ़ना और लिखना शुरू कर दिया था। कलकत्ता से यूरोप तक का सफर उनके बौद्धिक विकास की एक जीवंत तस्वीर पेश करता है। हाँ, और दोनों ही भाषाओं में उन्होंने कमाल का काम किया। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजी और फ्रेंच सीखना उनके लिए सिर्फ भाषाओं का तकनीकी ज्ञान हासिल करना नहीं था। मतलब ये कोई किताबी पढ़ाई नहीं थी बस। तो फिर क्या था? इस भाषाई अधिकार ने उनके उस विशाल साहित्यिक कार्य की मजबूत नींव रखी जिसे आज पूरी दुनिया सम्मान के साथ पढ़ती है। उदाहरण के लिए स्रोत में उनकी दो प्रमुख कृतियों का जिक्र है, ए शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स और एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। बिल्कुल। ये दोनों किताबें इस बात का सीधा प्रमाण है कि उन्होंने पश्चिमी और भारतीय दोनों ही ज्ञान परंपराओं को कितनी गहराई से आत्मसात किया था। सही कहा। इन रचनाओं को पढ़ते हुए ये बिल्कुल नहीं लगता कि कोई भारतीय लड़की किसी विदेशी भाषा में संघर्ष कर रही है। एकदम सही। बल्कि इनमें भारत के प्रति उनका गहरा प्रेम, प्रकृति के प्रति उनका आकर्षण और एक बहुत ही गहरा भावनात्मक जुड़ाव नजर आता है। यही कारण है कि 21 साल की छोटी सी उम्र में निधन के बावजूद वो भारतीय अंग्रेजी कविता की संस्थापकों में गिनी जाती हैं। ये सचमुच एक अलग ही स्तर की प्रतिभा है। ये कल्पना करना भी अद्भुत है कि कैसे किसी ने अलग अलग संस्कृतियों का पूरा अनुभव लिया और फिर उसे अपनी मिट्टी की महक से जोड़ दिया। हाँ, वो जो मिट्टी की महक है ना, वही उनके काम को अलग बनाती है। अब अगर हम उनके काम के सबसे प्रसिद्ध हिस्सों की ओर बढ़ें तो स्रोत में उनकी एक बेहद मशहूर कविता पर बहुत जोर दिया गया है, आवर कैजुरीना ट्री। ओहो, ये कविता तो बहुत ही खास है ना? ये कविता उनके कलकत्ता वाले बचपन के घर के आंगन में खड़े एक कैजुरीना पेड़ का जश्न मनाती है। इस कविता के जो जीवंत वर्णन दिए गए हैं वे बहुत ही शानदार और आंखों के सामने तस्वीर खींच देने वाले हैं। बिल्कुल सजीव चित्रण उसका। जैसे कि कवयित्री ने इस विशाल पेड़ की तुलना जंगल के एक राक्षस या विशालकाय जायंट से की है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि पढ़ने वाले को उस पेड़ की पुरानी और अजेय ताकत का एहसास हो सके। साहित्य में इसे उपमा या सिमिली कहते हैं।
और ये पाठक के मन में एक सीधा चित्र बनाने का अचूक तरीका है। हाँ, उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से बताया है कि कैसे ये विशाल पेड़ लताओं से घिरा हुआ है जो किसी बड़े अजगर की तरह उस पर लिपटी हैं और उस पेड़ की डालियों पर हमेशा पक्षियों का बसेरा रहता है। इस सजीव चित्रण के पीछे केवल प्रकृति का वर्णन करने की मंशा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा भावनात्मक कारण छिपा है। वो कैसे? देखिए, टोरू दत्त के लिए ये कैजुरीना ट्री सिर्फ प्रकृति का एक सामान्य हिस्सा नहीं है जिसके नीचे बैठकर वे कभी खेला करती थीं। ये पेड़ उनके बचपन की अनमोल यादों, उनकी मासूम दोस्ती और सबसे महत्वपूर्ण रूप से परिवार के उन सदस्यों की याद का एक जीवंत प्रतीक है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक तरह की बहुत गहरी और उदास करने वाली नॉस्टैल्जिया। एकदम। वो पेड़ उस खुशहाल समय का इकलौता खामोश गवाह है जब वे सब भाई बहन एक साथ उस आंगन में खेलते थे। जब हम इसके काव्यगत पक्ष को देखते हैं तो यहाँ कविता के माध्यम से अमरता का विषय बहुत मुखर होकर सामने आता है। मतलब वो चाहती थी कि पेड़ हमेशा याद रखा जाए। हाँ, कवयित्री को ये भली भांति पता है कि समय के साथ सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन वे ये उम्मीद करती हैं कि उनकी इस कविता के जरिए वो पेड़ और उसके साथ जुड़ी उनके अपनों की यादें हमेशा के लिए अमर हो जाएंगी। इसमें मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन का भी बहुत शानदार उपयोग किया गया है। बिल्कुल, जिस तरह से पेड़ को एक जीवित साथी की तरह देखा गया है जो उनकी भावनाओं को समझता है, वो मानवीकरण का बेहतरीन उदाहरण है। इसके साथ ही प्रकृति का जो विस्तृत वर्णन है वो उनकी बिंब विधान की कला को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाता है। और यहाँ आकर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि प्रकृति और अपनी व्यक्तिगत यादों से आगे बढ़कर टोरू दत्त अचानक से भारतीय पौराणिक कथाओं की गहराई में भी उतरती हैं। जी, और यही उनकी वो किताब एंशिएंट बैलेड्स अहम हो जाती है। स्रोत सामग्री में उनकी एक और बहुत महत्वपूर्ण कविता का जिक्र किया गया है जिसका शीर्षक है सीता। ये कविता महान भारतीय महाकाव्य रामायण से प्रेरित है, लेकिन इसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। अलग कैसे? ये युद्ध या महलों की कहानी नहीं है। इस कविता का केंद्र बिंदु सीता के जंगल में निर्वासन का दृश्य है। कविता में कल्पना की गई है कि सीता एक घने जंगल में एकदम चुपचाप बैठी हैं और अपने अतीत को याद कर रही हैं। और उस कविता का जो माहौल है वो बहुत ही शांत, स्थिर और कुछ हद तक उदास करने वाला है। हाँ, मेलनकॉलिक। रामायण की इतनी बड़ी कथा के बीच से एक ऐसा शांत और व्यक्तिगत क्षण चुरा लेना सच में एक अलग ही गहराई पैदा करता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये बात साफ हो जाती है कि ये कविता भारतीय पौराणिक परंपरा की बहुत बड़ी सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। वो किस तरह से? इस कविता में सीता केवल एक पौराणिक पात्र नहीं है, बल्कि वे असीम धैर्य, अटूट पवित्रता और आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति का एक महान प्रतीक बन जाती हैं। टोरू दत्त ने सीता को भारतीय नारीत्व के एक आदर्श प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है, जो हर तरह के दुख को एक गरिमा के साथ सहती है। बिल्कुल। और इस पूरी भावना को उभारने के लिए जिस तरह से जंगल के परिदृश्य को उकेरा गया है, शांत शाम के दृश्य, सौम्य प्राकृतिक सुंदरता, ये सब टोरू दत्त की रोमांटिक संवेदनशीलता को उजागर करता है। मतलब उन्होंने कथा और प्रकृति को एक साथ पिरो दिया। हाँ, वे सिर्फ एक जानी मानी कथा को दोहरा नहीं रही हैं, बल्कि उस कथा के भीतर मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रकृति के माध्यम से पढ़ने वाले के मन में उतार रही हैं। ये एक चित्रकार की तरह शब्दों से पेंटिंग बनाने जैसा काम है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? अगर हम इन सभी बातों और कविताओं को एक साथ रखकर एक बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करें तो टोरू दत्त के काम में कुछ बहुत ही स्पष्ट और प्रमुख विषय उभर कर सामने आते हैं। जैसे कि अतीत की यादें। हाँ, सबसे पहला है अतीत की यादें या नॉस्टैल्जिया, चाहे वो खोए हुए बचपन की मीठी याद हो या प्रियजनों के दूर चले जाने का गहरा दुख। दूसरा है प्रकृति का भावनात्मक महत्व। प्रकृति उनके लिए सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि वो भावनाओं का आईना है। सही कहा। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के प्रति एक बहुत ही गहरा सम्मान और पश्चिमी रोमांटिक विचारों का स्पष्ट प्रभाव उनके काम के सबसे मजबूत स्तंभ दिखाई देते हैं। और इन सभी तत्वों का जो आपस में तालमेल है, वही उनकी काव्य शैली को इतना खास बनाता है। उनकी शैली में एक अद्भुत मिश्रण दिखता है। बिल्कुल, पश्चिमी साहित्यिक रूपों और भारतीय सांस्कृतिक विषयों का ऐसा मिश्रण जो उस समय बिल्कुल नया था,
हमारे पास मौजूद अकादमिक सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि उन पर विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स जैसे अंग्रेजी के महान रोमांटिक कवियों का बहुत गहरा प्रभाव था। यही कारण है कि उनकी कविताओं में एक बहुत ही प्राकृतिक और संगीतमय लय है और इसके साथ ही एक बहुत गहरी भावनात्मक संवेदनशीलता भी मौजूद है। जी, अगर हम साहित्य की कसौटी पर उनका एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो ये पूरी निष्पक्षता के साथ कहा जा सकता है कि टोरू दत्त की सबसे बड़ी ताकत उनकी वो गहरी भावनात्मक सच्चाई और समृद्ध कल्पना थी, जो उनके शब्दों को आज भी जीवंत बनाए रखती है। लेकिन क्या उनकी कोई आलोचना भी है स्रोत में? उनकी एकमात्र आलोचना जो अक्सर अकेडमिक हलकों में की जाती है वो ये है कि इतनी कम उम्र में मृत्यु हो जाने के कारण उनका कार्यक्षेत्र बहुत सीमित रहा। उन्होंने बहुत कम समय तक लिखा। हाँ, ये एक ऐसा अधूरापन है जो हर किसी को खटकता है कि काश उन्हें और समय मिला होता। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने छोटे से जीवन में जितना भी लिखा वो इतना प्रभावशाली और मौलिक है कि उनका ये योगदान उन्हें भारतीय अंग्रेजी कविता के सबसे महत्वपूर्ण संस्थापकों में सर्वोच्च स्थान पर लाकर खड़ा कर देता है। ये बात आज के तेज तर्रार समय में भी बहुत प्रासंगिक लगती है। आज के दौर में जहाँ हर तरफ सूचनाओं की बाढ़ है, चीजें एक दिन छपती हैं और अगले दिन भुला दी जाती हैं। ऐसे समय में उनका काम हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। बिल्कुल, कि समय की कमी कभी भी किसी काम की गहराई या उसकी उम्र को तय नहीं करती। अगर बहुत कम समय में भी कोई सच्चा और भावनात्मक रूप से गहरा काम किया जाए तो वो सदियों तक गूंज सकता है। ईमानदारी और भावना की गहराई ही किसी भी कला को हमेशा के लिए अमर बनाती है। टोरू दत्त ने दुनिया को यह साबित कर दिखाया कि जब कोई रचनाकार अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ा होता है तो उसकी आवाज देशों की सीमाओं को आसानी से पार कर जाती है। इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटते हुए मैं कहूंगी कि कलकत्ता के एक साधारण से घर से शुरू होकर यूरोप की अनजान सड़कों तक का सफर सचमुच एक अद्भुत कहानी है। एक बहुत ही प्रेरणादायक सफर। अंग्रेजी और फ्रेंच जैसी भाषाओं को अपनाकर उनमें एक शुद्ध भारतीय आत्मा को पिरोना, बचपन के आंगन में खड़े एक विशाल कैजुरीना पेड़ से लेकर रामायण के शांत जंगलों में बैठी सीता के मन की गहराई तक, टोरू दत्त की कविताओं ने एक ऐसी जादुई दुनिया रची है जो आज भी उतनी ही जीवंत है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वो क्या? आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे टोरू दत्त ने अपने शब्दों की ताकत से अपने बचपन के घर के पास खड़े एक साधारण से कैजुरीना पेड़ को साहित्य की दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। जी, बिल्कुल अमर कर दिया। तो ये बात हमें अपने आसपास के माहौल को एक नई नज़र से देखने के लिए प्रेरित करती है। जरा सोचिए, हमारे आसपास मौजूद वे कौन सी साधारण और रोजमर्रा की चीजें हैं। शायद किसी पुराने घर का वो लकड़ी का दरवाजा, या किसी सड़क के किनारे खामोश खड़ा कोई पुराना पेड़ जो हमारी अपनी जिंदगी के खामोश इतिहास को समेटे हुए हैं, जो बस इंतजार कर रही हैं कि कोई आए और उन्हें एक कहानी या किसी कविता में बदल दे ताकि वे भी हमेशा के लिए अमर हो जाएं। सच में ये विचार हमें अपनी खुद की स्मृतियों को एक नए नजरिए से देखने का एक बहुत ही सुंदर निमंत्रण देता है।